हेलो दोस्त, मेरा नाम है अमन कुमार चौधरी और मैं आया हूँ फिर से सॉल्यूशन चैप्टर की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम लोग सॉल्यूशन में, कल हम पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को ख़त्म किया था। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद जो आता है इस चैप्टर में उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सॉल्यूबिलिटी। तो शुरू करते हैं फिर, लेकिन इससे पहले वीडियो में जो हम पढ़ चुके हैं जो टॉपिक, उसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, दोनों के लिए। तो फिर हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और इससे पहले जो क्वार्टरनरी एग्ज़ाम हुआ था हमारे बिहार बोर्ड का तिमाही परीक्षा, उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के कंसंट्रेशन टर्म्स से, वो भी क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। तो फिर शुरू करते हैं। और एक और बात है कि पिछला वीडियो में जो हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे दोस्त, उसमें एक चीज़ इधर मिसप्रिंट हो गया है। और वो क्या है, जैसे हम मोलैरिटी में ये वाला फार्मूला लिखवाया था मोल्स के टर्म्स में, है ना, मोल्स के टर्म्स में, या फिर इसको करके ऐसे ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। लेकिन ये मुझसे बाई चांस हो गया था। ये मोलैरिटी के लिए नहीं है, ये मोलैलिटी के लिए है। और मोलैलिटी को स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा पिछला वाला में, ठीक है। अब इतना ही था बस। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आया था क्वार्टरनरी एग्ज़ाम्स में। और आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर क्वार्टरनरी एग्ज़ाम्स का। इसके अलावा और भी वो बुक है, उससे भी हम करवाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण का तरीका तापमान से प्रभावित होता है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन मोड्स इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। एंड ऑप्शन ए दिया है इसमें वेट परसेंटेज मतलब कि ये जो हम पढ़ाएं कल। दूसरा ऑप्शन दिया है मोल फ्रैक्शन मतलब कि एक्स ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन सी दिया है मोलैरिटी, और ऑप्शन डी दिया है आपका मोलैलिटी। तो आप बताइए यहाँ पर कौन ऐसा है जो टेम्परेचर से डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने के लिए क्या चाहिए, हमको वॉल्यूम चाहिए। उसमें वॉल्यूम रहेगा तभी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसमें किस में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मोल फ्रैक्शन में आप देखिएगा, तो मोल फ्रैक्शन में ये ऐसे होता है, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं होगा। वेट परसेंट में ये डब्ल्यू है, वेट है, द्रव्यमान है, इसमें केजी आएगा, तो ये भी नहीं होगा। मोलैलिटी में आप देखिएगा तो इसमें मोल ऊपर आता है और नीचे क्या आता है, वेट आता है इन केजी। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। अब होगा आंसर कौन, ये होगा, क्योंकि इसमें मोल्स भी है और यहाँ पे बट्टा में वॉल्यूम है। और यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है मोलैरिटी में, ये टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम इसका उतना ही घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मोलैरिटी का है ना, ठीक है। और ये यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना चाहिए, काहे कि ऐसे है फिर भी, और ये है 1/m, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा अगर, तो ये मोलैरिटी जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है द यूनिट ऑफ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज। तो यूनिट भी बहुत आसान है,
यूनिट निकालने के लिए आपको एक याद भी होगा और खुद से भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का यूनिट। उसको निकालने के लिए आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जैसे पूछा है कि द यूनिट ऑफ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, तो मोलैरिटी का यहाँ पे यूनिट पूछा है, तो मोलैरिटी होता है यहाँ पे मोल बटा वॉल्यूम। तो मोल का आप कैसे लिख सकते हैं यूनिट के लिए n, तो मोल का तो मोल होता है, आप लोग फिजिक्स में जो 7 को जो होता है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो वो आपको याद होना चाहिए, तब जाके एक बार आप खुद से यूनिट बना सकते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है लीटर, तो इसका यूनिट हो गया मोल प्रति लीटर, एंड दैट इज आंसर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन का। और उसके बाद दिया है ऑप्शन 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है if 5 gram of NaOH is dissolved in 450 ml of a solution then its molarity is, तो ये भी बहुत आसान है। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले करना ये है कि जो भी चीज़ गिवन दिया है उसको सबसे पहले लिखना है। क्या गिवन दिया है 5 ग्राम दिया है, 5 ग्राम दिया है, गिवन मास 5 ग्राम, फार्मूला क्या है NaOH, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकल जाएगा यहाँ पे मोलर मास। तो इसका सोडियम का कितना होता है, 1 सोडियम है और 1 का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन 1 है और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस 1 हाइड्रोजन है और 1 का 1 होता है। ठीक है, 23 प्लस 16 और प्लस 1 कितना होगा 23 1 24 प्लस 16 एंड 6 4 10 3 1 4 40, 23 16 1 6 9 हासिल 1 3 1 4, ठीक है 40। तो ये उसका हुआ। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद दिया है वॉल्यूम 450 ml दिया है। क्या दिया है वॉल्यूम इसका दिया है 450 ml, 450 ml। हाँ देखते हैं, अच्छा ठीक है 450 ml दिया है। अब यहाँ पे करना ये है, पूछा है मोलरता पूछा है, तो मोलरता का आपको फार्मूला पता होगा, इससे पहले हम लिखवाए हैं, अभी भी जस्ट लिखवाए हैं, लेकिन उससे तो ना होगा। देखिए मोलरता के इससे पहले हम लिखवाए थे मोल अब बट्टा वॉल्यूम। अगर ml में वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे ml में दिया है, तो आपको ऊपर 1000 करना है। अगर 1000 आप नहीं करना चाहते हैं, अगर शॉर्टकट में बहुत सारा को ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप क्या कीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है उसको लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे लीटर में रहना चाहिए। याद रखिएगा कि यहाँ पे लीटर में आपको करना है, तो लीटर में ही करने के लिए ऊपर 1000 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम दिया है, मोलरता हमको ज्ञात करना है, वॉल्यूम दे दिया है, अब हमको मोल निकालना है। तो मोल का भी कॉन्सेप्ट कल बताए हैं। मोल कैसे निकलेगा इसका NaOH का, इसका मोल निकालने के लिए दिया भार ऊपर, दिया कितना है 5, मोलर भार कितना है 40, 5 से 8 बार में 1/8 is mole of NaOH, and then we will put here value of NaOH, and the value of NaOH is 1/8 गुना में वॉल्यूम दिया है हमारा 450 ml, नीचे में 1000 कर देंगे, यही 1000 ऊपर चल जाता है, तो 1/8 गुने 1/450 गुना 1000, 10 से 10, 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कट रहा है क्या चीज़ से, तो 20/8 गुना 9। ठीक है, 2 से 4 बार में, 2 से 10 बार में, और यहाँ पे 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो 5/2 गुने 9, और फिर यहाँ पे 5 जो है वो क्या चीज़ से कटेगा भाई, यहाँ पे 1/2 नीचे रह जाएगा और कटेगा 0.95, 45 और 5 फिर 5 45 5 9 5 45 फिर से। अब इसको हम काटेंगे इधर, तो 0.2427 कितना आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन दिया है हमारा ए आंसर 0.278 m। तो यहाँ पे 0.278, इसको आगे बढ़ाइएगा तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर इतना पर आ गया 0.27, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था इसे, लेकिन फिर भी 5 गो क्वेश्चन लगभग आया था जहाँ तक हमको याद है। और उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब है कि हाँ क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन है वो है कि कहाँ है, क्वेश्चन नंबर कहाँ चल गए लो, ये है, छुप के बैठा था भाई, इसमें मेरा गलती नहीं है। देखो क्वेश्चन है, हाँ देखो इसमें सबसे पहले तो 32 नंबर क्वेश्चन है। एक इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने का मिलेगा। यहाँ पे बोला है 6.02 गुने 10 के पावर 23 यूरिया अणु अपने 100 मिली घोल में है, तो घोल की सांद्रता, ठीक है, मिली मतलब ml भाई, और पूछा है तो घोल की सांद्रता क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा भाई, हम इसलिए ये वाला क्वेश्चन इसलिए बनवाया है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप जितना पढ़े हैं वो सब कॉन्सेंट्रेशन ही है एक तरीक़ा से, लेकिन ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है मोलरता को। अगर कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया है, कुछ नहीं बताया है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी क्या निकालना है हमको कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको मोलैरिटी मान के चलना है, ठीक है, मोलैरिटी मान के चलना है। तो यहाँ पे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया कितना है। अच्छा अब पूछिएगा कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मान लीजिए। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है मोल बटा वॉल्यूम। अब बोलिएगा कि वॉल्यूम तो यहाँ पर दिया है, अब मोल कैसे निकालेंगे, इसलिए हम आपको कल मोल के लिए दूसरा फॉर्मूला भी लिखवाए थे, याद कीजिएगा। ये अगर ऐसा कण दे दिया हो तो कण के लिए मोल कैसे निकालेंगे, तो कण के लिए मोल निकालेंगे कि जो दिया कण है, दिया हुआ कण है, ये यहाँ पे लिखेंगे 602 गुने 10 के पावर 23 और एवोगाड्रो नंबर नीचे, एवोगाड्रो नंबर Na। तो एवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है पता होगा, 6.02 गुने 10 के पावर 23 अब बटा एवोगाड्रो नंबर का भी मान यही होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23 कट गया एक बार में, तो हमारा मोल आ गया 1, और यहाँ पे हम मोल का मान रखेंगे 1, वॉल्यूम का मान रखेंगे 100 ml, ऊपर जाएगा 1000। अब पता होगा कि 1000 कहे गया, 2 से 0 कट गया, बच गया 10 m एंड आवर आंसर इज 10 m, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट बोल सकते हैं, ये अच्छा है, देखिए। और वो क्वेश्चन है उसमें जैसे वो क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन के बारे में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ बोला है फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब भाई हम फ्रैक्शन में तो आपको कल बताए हैं, कल पढ़ाए हैं जो, तो फ्रैक्शन में तो मास फ्रैक्शन भी होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होता है, मोल फ्रैक्शन भी होता है, तो भाई हम कैसे पता करेंगे कौन फ्रैक्शन बोला है। तो फ्रैक्शन का भी अगर मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी था, कुछ बताया नहीं जाता, समझा जाता है, तो वैसे ही फ्रैक्शन का मतलब जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा। तो हमारा हमको दिया है 1m जलीय विलयन में विलेय का अंश कितना है, तो सॉल्यूट कितना है, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इतना 1m एक्वस सॉल्यूशन। 1 अगर छोटका m दिया है तो क्या है मोलैरिटी, ठीक है, और यहाँ पर पूछा फ्रैक्शन का क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 1m का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हम कल बताए थे 1n, और यहाँ पे सॉल्यूट का, और यहाँ पे kg में। अब यहाँ पे देखिए 1m दिया है, 1m तभी हो सकता है मेरे भाई जब यहाँ पे भी इसका मान 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो,
तभी यहाँ पे 1 होगा। तो इनडायरेक्टली बता दिया कि नहीं, सॉल्यूट का जो मोल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो सॉल्यूट का N2 का मान 1। अब बोलिएगा एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1m एक्वस सोल्यूशन, मतलब 1m जलीय विलयन में विलेयकांश क्या है। तो जलीय विलयन बोला है, जलीय विलयन से ही दूसरा चीज बनेगा। अब फ्रैक्शन के लिए जो हमारा फॉर्मूला था, फ्रैक्शन के लिए वो क्या था, सॉल्यूट का बोला है, सॉल्यूट का, इसलिए हम सॉल्यूट का ऊपर लिखे हैं। अगर बोलता कि विलायक का अंश क्या है, अगर पूछता कि विलायक का फ्रैक्शन क्या है, तो हम यहाँ पे N1 लिखते हैं, विलायक का लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का बोला है, इसलिए हम सॉल्यूट का ऊपर और टोटल नीचे लिखेंगे। अब बोलिएगा कि सॉल्यूट का तो हमको पता है, मोल यहाँ पे निकल गया है। अब विलायक का कैसे निकालेंगे, विलायक का निकालने के लिए यहाँ पे इसीलिए जलीय विलयन दे दिया है इनडायरेक्टली। अब जलीय विलयन का याद रखिएगा, जलीय विलयन मतलब कि जल। अब जल जो होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल। अगर कुछ नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि विलायक जो है वो हमारा जल है, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर, ये कैपिटल M जो होता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है 2 + 16 मतलब कि 18 ग्राम पर मोल। ये जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये इकाई है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका वो उससे मतलब नहीं है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो 18 आया हमारा। अब पूछेगा इससे मोल कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ H2O निकालने के लिए हमको करना ये है कि दिया भार ऊपर। अब दिया भार कितना है, अब दिया भार के लिए जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको आपको हमेशा, अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 लीटर मानना है। क्या मानना है, 1 लीटर। अब 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, लगभग 1000 ग्राम होता है उसमें। तो अब कुछ नहीं दिया है कि जल की मात्रा, तो हम 1000 मान लेंगे। तो दिया भार इतना, मॉलिक्यूलर भार, मोलर भार, आई मीन मोलर भार 18। अब जब इससे को काटिएगा ना इससे आप, तो यहाँ पे 55.5 आएगा। अब पूछेगा आप तो रट लिए, हाँ ये भाई रटने वाला चीज़ है, ये हर जगह काम आता है। अब थोड़ी सब निकालिएगा ऐसे, ये रटने वाला है, मतलब यही एक कॉन्सेप्ट है इसमें जो रटने वाला है, ठीक है। तो ये, और इसमें एक और चीज़ बताते हैं कि जल का अगर मोलैरिटी भी पूछ दे ना, तो अगर जल का मोलैरिटी भी बोल दे, अगर पूछ दे कि जल का मोलैरिटी कितना होता है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आंख बंद करके 55.5 मार दीजिएगा, वही होगा उसका। और इसका जो मोल होता है जल, कुछ मात्रा नहीं दिया तो 55.5 याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 55.5। अब हमको जल का यहाँ पे निकालना है, तो 55.5 निकल गया। हम फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है, तो फ्रैक्शन के लिए सॉल्यूट का यहाँ पे मोल रखेंगे 1, सॉल्यूट का मान रखेंगे 1, और यहाँ पे जो दोनों का मान है वो लिख देंगे 55.5 और +1, तो क्या हो गया 1/56.5। अब इसको आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बोलिएगा कि आप कैसे सॉल्व किए थे इसको एग्जाम, तो हम इसको ऐसे सॉल्व किए थे। उस समय सॉल्व करने के लिए आपका टाइम नहीं ना रहेगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा गैप दिया है इसमें। ऑप्शन ए में दिया है 0.354, ऑप्शन बी में दिया है 0.0177, ऑप्शन सी में दिया है 0.177, ऑप्शन डी में दिया है 1.770। इसमें गैप है थोड़ा सा दशमलव का इधर उधर। तो आप क्या कीजिए, इसको राउंडिंग ऑफ हाली से कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए इसको 60 मान लिए हम नीचे, और जैसे हम 60 माने इसको, तो अब 0 यहीं पे छोड़ दिए 10, यहाँ पे 1/6 कर दिए, अब 1/10 नीचे छोड़ दिए, और 6 से यहाँ पे गुना करेंगे अगर हम, तो 0. मेरा कितना हो रहा है 0.610। तो एक बार में कुछ आ रहा है ना 6, 10 बार में 1 4 बच गया, 6 के 36 6, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नीचे है, एक और हम ऊपर भेज देंगे इसको, तो 0.016। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी से मिल रहा है, कुछ करके ऐसे 0.016। तो हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स का इतना ही था इसमें। अब हमारे पास एक और है जिसमें भी अच्छा क्वेश्चन है जो हम रखे हैं चुन के। इसको मिटाते हैं पहले, बहुत जल्दी करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे ही टाइम नहीं ख़त्म करना है। आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो है सॉल्युबिलिटी, कम से कम सॉल्युबिलिटी का एक पोर्शन ख़त्म करना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा आज का। तो इसमें का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग थोड़ा कूद के आंसर दीजिएगा इसका, कूद के, ठीक है। कहाँ गया भाई,
हमारा क्वेश्चन है कि बोला है H2O2 बोला है क्वेश्चन H2O2 इज सोल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम H2O2 पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। बोला H2O2 पहले दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज कुछ नहीं करना है, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, अब मोलैरिटी क्या क्या मांगता है वो आपको दे देना है, बस काम हो जाएगा आपका। H2O2 इसका सबसे पहले ये मॉलिकुलर फार्मूला निकाल लेंगे। क्या होगा 2 × 6 2 16 दूना 32, क्या हो गया 34, टोटल जोड़ के 34। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसका जो गिवन मास दिया है वो दिया है 5 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 100 ml। अब मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी के लिए आपको मोल पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम दिया है, मोल नहीं पता है, तो मोल निकालने के लिए हमको ये जो है गिवन मास ऊपर, अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो रोक के एक बार सॉल्व कीजिएगा, ऐसा ठीक है। और मोलिकुलरिटी ये मोलर भार नीचे, अब ये कीजिएगा तो 5/34 और गुना में जो इसका दिया है वॉल्यूम वो दिया है 100 और ऊपर दिया है 1000। ये कट गया, ठीक है। 100 ml वॉल्यूम दिया है और 5 ग्राम ये दिया है ये गिवन मास, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 5 से 7 बार में इसको कर दीजिए लगभग, और 7 से 1 बार में कुछ 1.3 7 चौका 28 कुछ 4 करके 1.4 ऑप्शन किस में दिया है 80 नंबर का, हाँ ठीक है। हाँ 1.5 हमारा आंसर दिया है 2 का, तो लगभग में 1.5 हमारा आंसर यही होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 81 नंबर का, वो है द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी का इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो गिवन है वो है द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट हमारा दिया है इतना, इक्विवेलेंट वेट हमारा दिया है 63, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वॉल्यूम हमारा दिया है 500 ml, नॉर्मेलिटी का मान दिया है 0.10 n, अमाउंट पूछा है हमको, गिवन मास पूछा है। तो गिवन मास के लिए आपको क्या करना है, देखिए इतना दिया है, नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताए हैं कल, नॉर्मेलिटी का आप यहाँ पे फार्मूला लगाइए। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। और यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पे हमारा था हाँ वॉल्यूम था नीचे, ठीक है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा कितना दिया है 500 ml। अब यहाँ पे सबका मान रखेंगे, नॉर्मेलिटी का मान रखेंगे 0.1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मान हमको निकालना है। अब क्यों निकालना है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और यहाँ पे वॉल्यूम का मान हम मेरा दिया है 500 ml और ऊपर में मेरा 1000 चल जाएगा क्योंकि नीचे ml में दिया है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक नीचे 10 आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/20 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और 5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा इतना आ गया 1/4, तो 1/4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा इतना आया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमको पूछा है गिवन मास, तो गिवन मास का कॉन्सेप्ट किस में आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट और बराबर यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट। आप देखिएगा ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट का हमारा जो वैल्यू है ये है 63। हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्विवेलेंट वेट 63, गिवन मास W से सूचित कर देते हैं निकालना है तो, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा निकल के आया है 1/4। तो 1/4 यहाँ पे रखे, यहाँ पे हम W 63, और यहाँ पे W का मान निकालने के लिए 63 ऊपर चल जाएगा, 63/4 4 से कटेगा कितना बार में, जितना बार में कटेगा 2 से 2 बार में, इधर 3
और 1 कुछ करके ऐसे और 15 करके कुछ 15 दशमलव कुछ कुछ आएगा। हमारा जो आंसर है यहाँ पे कितना दिया है, कितना बार में कट रहा है, हमारा है 63/4, 4 चौका 16, 16 चौक 64, 16 बार में कुछ आ रहा है, लगभग 16 बार में। तो इसी प्रोसेस से ये वाला सवाल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इसी प्रोसेस से बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। हमारा फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे का वो है 87 नंबर का। कितना मिनट का हो गया? सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ 5N HCl सॉल्यूशन। हमारा जो नॉर्मेलिटी का मान दिया है 5N, फार्मूला है HCl, इसका जो मोलर भार जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 35.5 मतलब कि 36.5। और हमारा एक और चीज़ दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम दिया है 100 ml और पूछा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये थोड़ा सा आसान है, नॉर्मेलिटी का होता है यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला, और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम नीचे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है ये आपको पता है। अब वैल्यू तो पुट कर ही लीजिएगा, वैल्यू दिया है 5, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं, और वॉल्यूम हमको दिया है 100 ml, 100 तो ऊपर में हम 1000 से कर देंगे, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 10 है, नीचे आ गया 5/10 x, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ ठीक है, 0.5 इतना ही पर छोड़ते हैं। बहुत अब आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं जो आज का है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा लाए थे, लेकिन आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वो थोड़ा सा मिक्सिंग का भी है। हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो मिक्सिंग का है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में का, वो है ऐसे मिक्सिंग। इसमें आता है, इसमें 3 केस होता है। एक होता है केस 1, इसमें जो है कि अगर दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है अगर ये हो एसिडिक हो, अगर एसिडिक होगा दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब अगर दोनों एसिड हो तब हमारा जो होगा यहाँ पे H+ का जो मान आएगा N1V1 N2V2 N3V3 ऐसे से जाएगा, जितना होगा ये वॉल्यूम प्लस ऐसे आएगा। अब यहाँ पे जो केस 2 आता है वो होता है कि अगर दोनों बेसिक हो, अगर दोनों बेसिक हो तो उस समय हमारा OH- निकलेगा, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन, और वहाँ पे नॉर्मेलिटी मतलब कि N1V1 N2V2 और यहाँ पे N3V3, और यहाँ पे V1 + V2 + V3। और अगर केस 3 यहाँ पे आता है कि अगर यहाँ पे दोनों हो, अगर एसिडिक भी हो और बेसिक भी, और बेसिक भी, तब हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगर एसिडिक के लिए निकालना है यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन, तो उस समय हमको करना ये होता है कि हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको बताया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम आपको बताया है, उसका अगर एसिड का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर ज़्यादा हो बेस से, तब हमारा जो होता है एसिड का मान ज़्यादा हो गया तो H+ हमारा निकलेगा। यहाँ पे हमको करना ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का घटा देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस से, और तब यहाँ पे लिखेंगे V मिक्स।
जो वॉल्यूम होगा पूरा मिक्सचर का वो नीचे लिख देंगे। और फिर एक और चीज़ यहाँ पे बचता है, वो अंतिम इसमें का कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसमें का वो है कि केस 3 का ही है, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज़्यादा हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से, देन यहाँ पे OH माइनस निकलेगा क्योंकि ये बेसिक हो जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो होगा वो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बट्टा में भी मिक्स। ये था हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स का अंतिम टॉपिक। अब हम लोग बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें समझने वाला कुछ नहीं था इसलिए इसमें नहीं समझाया, ये सिर्फ इसमें फॉर्मूला है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, मतलब कि विलेयता। इसका मतलब ये हुआ कि कितना जो हमारा जो सॉल्यूट है, विलेय जो है, दिए गए विलायक में कितना अधिकतम कितना वो उसमें घुल रहा है दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर। जैसे एक टेम्परेचर रूम में रख दिए और चीनी को हम पानी में जब मिलाएं तो चीनी एक नॉर्मल कंडीशन में उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर कितना घुल रहा है उस ग्लास में, वो चीनी की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, चीनी की विलेयता हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ये बनेगा डिफिनेशन, वो डिफिनेशन इस प्रकार बनेगा कि दिए गए ताप एवं दाब पर दिए गए ताप एवं दाब पर दिए गए विलयन की मात्रा या 100 ग्राम विलायक सॉल्वेंट या 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुलने की अधिकतम मात्रा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस डिफिनेशन से कि अगर हम जैसे बताएं हैं अभी चीनी और पानी को लेकर अगर नमक के साथ भी वैसा ही करें, अगर नमक को हम एक गिलास में घोलें और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक रूम टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, जो रूम टेम्परेचर होता है यूनिवर्सली वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। तो उस स्थिति पर और 1 atm 1 atm प्रेशर, तो उस स्थिति पर जो नमक है वो जल में कितना घुल रहा है, अधिकतम मैक्सिमम वो कितना घुल सकता है, वो नमक की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो डिफिनेशन यही कह रहा है, ये वो और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है आगे, फिर हम लोग आगे जब इसमें हम देखेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी जो है इसका जो इकाई होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए मोल पर लीटर के टर्म्स में ज्ञात किया जाता है, या मापा जाता है। ठीक है। और गैस के लिए, गैसियस सॉल्यूशन के लिए
गैसियस सॉल्यूशन के लिए इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये हुआ इसमें। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी के कितने प्रकार हैं, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ में होता है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी जो है, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्युबिलिटी ये जो है सॉलिड इन लिक्विड, एक नंबर पर, 2 नंबर पर गैस इन लिक्विड और 3 नंबर पर लिक्विड इन लिक्विड। तो ये हमारा जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है, ठीक है। आज हम लोग 1 नंबर वाला चीज़ पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। जो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है कि जैसे ठोस, सॉलिड मतलब कि ठोस। जैसे चीनी को हम पानी में डाल दिया तो चीनी क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है। तो इसलिए आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये हम मिटा रहे हैं ऊपर से, नोट कर लीजिएगा। जो सॉलिड जो है वो लिक्विड में 2 कंडीशन पर घुलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर घुलने की प्रक्रिया उसकी, और सबसे पहले तो जो ये है सॉल्युबिलिटी जो है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है, 3-4 चीज़ पर डिपेंड करता है। कि क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, वो चीज़ है, पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है वो है विलेय, लिक्विड हमारा है विलायक। तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड जो है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ये जो सॉलिड इन लिक्विड है डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या डिपेंड क्या चीज़ पर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय, फैक्टर्स अफेक्टेड। सबसे पहले तो यहाँ पे एक रिएक्शन आता है। रिएक्शन क्या है, इसे समझने के लिए और आसान तरीके से इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर सॉलिड सॉल्यूट है प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, देन यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय, फैक्टर्स अफेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन solubility of solid in liquid। तो सबसे पहले जो इसमें आता है फैक्टर वो आता है प्रेशर, दूसरा आता है वो आता है हमारा टेम्परेचर, फिर आता है हमारा नेचर ऑफ, इसको टेम्परेचर को यहाँ पे कीजिए, इसको ऊपर, पहले नेचर ऑफ
सॉल्यूट सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब कि सॉल्यूट पर भी सॉल्यूट कैसा है। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा टेम्परेचर। और ये पढ़ने के बाद हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लोग यही चार टॉपिक पढ़ेंगे अभी। फिर इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ से प्रेशर से स्टार्ट करेंगे।